हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नए चैप्टर के बारे में। ये हमारा पॉलिटी का फोर्थ चैप्टर है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो जानेंगे हम यहाँ पर ऐसे कौन कौन से विषय अनुसूचियों में रखे गए थे और हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे उनका मेन पर्पज़ यहाँ था, यह था कि वो यहाँ पर जो अनुसूचियाँ अलग अलग डिसाइड की गई हैं ताकि आप संविधान को सही तरीके से यहाँ पर समझ सके। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अलग अलग अनुसूचियों में यहाँ पर डिवाइड किया था हमारे संविधान को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहली अनुसूची के बारे में। पहली जो हमारे पास अनुसूची है वो यहाँ पर संबंधित है हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जितने भी हमारे स्टेट हैं और हमारे यूटीज हैं उन सभी का वर्णन हमें यहाँ पर पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिल सकता है कि यदि कोई नया स्टेट बनता है या किसी नई स्टेट को किसी दूसरे स्टेट में यहाँ पर हम मिलाते हैं तो किस अनुसूची में आपको यहाँ पर संशोधन करना होगा। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में जितने भी स्टेट हैं और यूटीज हैं उनका यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा बहुत करंट के बारे में जानते हैं, फिलहाल यहाँ पर जो हमारे स्टेट हैं वो यहाँ पर 28 स्टेट यहाँ पर हैं और जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं वो यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर से विघटन से पहले यहाँ पर कुल मिला के 29 हमारे पास स्टेट थे। तो जब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया है और दोनों ही भाग उसके यूनियन टेरिटरी में बना दिए गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख हो, तो उन दोनों को ही यहाँ पर यूटीज का दर्जा दिया गया है। और यूटीज हमारे पास यहाँ पर 8 यूटीज हमारे पास हैं। जो नया स्टेट यहाँ पर बनने वाला था तो वो था यहाँ पर हमारे पास 2014 में यहाँ पर तेलंगाना नया स्टेट हमारे पास बना था। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर। और इससे पहले अगर बात करते हैं हम 2000 में हमारे पास 3 नए स्टेट यहाँ पर बने थे जो नवंबर माह में भी लगातार क्रम से यहाँ पर बने थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन 3 का यहाँ पर ये क्रम है। 2000 में जो नए स्टेट बने थे यहाँ पर वो कितने थे, यहाँ पर वो थे यहाँ पर 3। और उसके बाद 2014 में हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना एक नया स्टेट बनकर निकलता है और 28 राज्य अभी फिलहाल यहाँ पर इंडिया में हैं जिनका पहली अनुसूची में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड अनुसूची यानी शेड्यूल्स की बात करते हैं, सेकंड शेड्यूल्स की। तो यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी अनुसूची, इन दोनों को ही हमें यहाँ पर साथ मिला के याद करना होगा। दूसरी और तीसरी अनुसूची में यहाँ पर आप पहले अगर किसी पद को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं वहां पर कितनी सैलरी और भत्ते वहां पर हैं और उसी के आधार पर ही आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं और उसी के आधार पर ही यहाँ पर आप इसको शपथ लेते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पदाधिकारियों की जो शपथ है वो यहाँ पर थर्ड अनुसूची में रखी गई है। इन दोनों को ही आपको साथ मिला के याद करना होगा। और पहली अनुसूची में हमारे स्टेट हैं। तो पदाधिकारी जो कौन कौन से हैं हमारे, तो वो है यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं राज्यपाल को, तो जो हमारे स्टेट के जो राज्यपाल हैं उनकी शपथ का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। उनकी शपथ हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 159 में। तो राज्यपाल की शपथ यहाँ पर तीसरी अनुसूची में नहीं है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि राज्यपाल की शपथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो वो मिलती है आर्टिकल 159 में और तीसरी अनुसूची में यहाँ पर राज्यपाल की शपथ नहीं है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चौथी अनुसूची। तो यहाँ पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व की बात की गई है हमारे यहाँ पर चौथी अनुसूची में। हमारे राज्य यहाँ पर कितने हैं, तो 28 राज्य तो हमारे यहाँ पर हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूटीज के बारे में, तो केवल 2 यूटीज हैं जिनका राज्यसभा में यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये 2 स्टेट हैं यहाँ पर, 2 यूटीज हम मान सकते हैं जिनका राज्यसभा में यहाँ पर अभी दिया गया है।
जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जो नया स्टेट अभी बनकर उभरा है, जो नया यूटीज यहाँ पर हमारे पास आया है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो यूटीज है वहां पर विधानसभा होंगी, तो उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है तो कि उनका राज्यसभा में भी कुछ प्रतिनिधित्व रखा गया जाएगा या नहीं, वो हम आगे आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन है उन पर नियंत्रण की बात की गई है। ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से ही हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में रखी गई है, ये रखी गई है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। और जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो एससी क्षेत्र हो या एसटी के क्षेत्र हो, वो पूरी तरीके से ही पांचवी अनुसूची में यहाँ पर दिए गए हैं। छठी जो अनुसूची है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। यहाँ पर जो स्टेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जो असम वाला हमारा रीजन है वो यहाँ पर है, और मेघालय हमारा यहाँ पर है, और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 4 स्टेट हैं जो हमारे यहाँ पर छठी अनुसूची में दिखाई पड़ते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं यहाँ पर जिनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हमें छठी अनुसूची में यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया था। जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा यहाँ पर किया गया है। मेन जो शक्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं वो यहाँ पर उनके विषयों को लेकर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। 7वीं जो अनुसूची है यहाँ पर उसको 3 भागों में यहाँ पर हमने डिवाइड किया गया है। जो हमारे पास एक तो है सेंटर, स्टेट और समवर्ती सूची, जिसको हम यहाँ पर कॉन्कर्ड लिस्ट भी कहते हैं। तो इन 7 अनुसूची को यहाँ पर 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कुल विषय यहाँ पर कितने दिए गए हैं, तो सेंटर के पास अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर 97 कुल यहाँ पर टोटल विषय थे, और अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, तो अब इनकी संख्या यहाँ पर बढ़कर 100 हो चुकी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा रुझान है वो सेंटर की ओर खिसकता में दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टेट। तो स्टेट के जो विषय हैं हमारे पास वो यहाँ पर 61 विषय हैं अभी जो हम बात करते हैं एट ए करंट में हमारे पास यहाँ पर 61 विषय हैं, और इससे पहले मूल संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर 66 विषय थे, और ये घट के हो गए हैं अब 61 विषय हमारे यहाँ पर स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंकर्ड लिस्ट है वहां पर कुल विषयों की बात करते हैं तो 47 ये मूल संविधान में थे, और अब बढ़कर ये हो चुके हैं यहाँ पर 52। तो ये सिनेरियो है हमारा यहाँ पर 7वीं अनुसूची के बारे में। यदि हम बात करते हैं जो हमारे पास सेंटर की जो लिस्ट है उस पर पूर्ण तरह का अधिकार जो दिया गया है वो हमें सेंटर को लॉ बनाने का दिया गया है। यानी जो 100 विषय हैं हमारे पास, इन पे जो पूरा अधिकार है वो हमारे केंद्र को दिया गया है कोई भी कानून निर्मित करने के लिए। जो हमारे पास स्टेट की जो लिस्ट है वहां पर 61 विषय हैं, तो इन विषयों पर जो अधिकार दिया गया है वो स्टेट को यहाँ पर दिया गया है लॉ को बनाने के लिए। और जो हमारी कॉन्कर्ड लिस्ट है यानी जो हमारी समवर्ती सूची है वहां पर जो 52 विषय हैं, वहां पर जो विषय हैं ये इनको दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों को ही अधिकार दिया गया है अपने अपने लॉ को डिसाइड करने का। यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी विवाद यहाँ पर दिखाई पड़ता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो यहाँ पर जो सेंटर का जो कानून है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। यानी सेंटर के कानून को हम यहाँ पर प्रमुखता देते हैं स्टेट के कानून की बजाय। एक और चीज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो सेंटर पे दी गई हैं।
लेकिन 7वीं अनुसूची में केवल इन 3 विषयों का ही यहाँ पर वर्णन दिया गया है, ये अलग से यहाँ पर प्रावधान में है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जितने भी हमारी लैंग्वेज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। सारी लैंग्वेज यहाँ पर जितनी भी हम भारत में बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कितनी अब लैंग्वेज हैं, तो यहाँ पर कुल लैंग्वेज यहाँ पर 22 भाषाओं का यहाँ पर हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। 22 भाषाएं हमारे पास यहाँ पर हैं। लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं हम मूल संविधान में, जो पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उसमें यहाँ पर कुल 14 भाषाएं थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं को लगातार हम यहाँ पर बढ़ा के अब हमने 22 यहाँ पर कर दी गई हैं। तो ऐसे ही मूल संविधान में हमारे पास कुल मिलाकर 8 अनुसूचियों का वर्णन था। जो हमारे पास यहाँ पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, ये हमने संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ी हैं। इनको हम यहाँ पर 8 जो अनुसूचियां हैं वो हमारे मूल संविधान में थी, जो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमने पारित किया था। और 9, 10, 11 और 12 जो अनुसूचियां हैं उसको हमने बाद में अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर अपने संविधान में सम्मिलित किया है। तो आशा का है अभी आपने ये चीज समझ ली होगी, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको कुछ साफ करने वाले हैं ताकि आप सही तरीके से समझ सके। क्योंकि जो एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं वो मेनली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची से यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसको यहाँ पर साफ करने वाले हैं, आपने ये चीज समझ ली होगी। तो अब तक हमने यहाँ पर बात की थी 8 अनुसूचियों के बारे में जो हमारे मूल संविधान में थी। अब जो हमारे पास जो 4 जो अनुसूचियां हैं इनको हमने यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया था। तो अब उनके बारे में बात करते हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है हमारे पास, उसको हमने यहाँ पर पहले संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में सम्मिलित किया था। और जो हमने किया था यहाँ पर 1951 को, कौन सा ईयर था यहाँ पर, 1951 को, यानी जो हमारा जब हम आजाद हुए थे उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने यहाँ पर इसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू 9वीं सूची को अपने संविधान में सम्मिलित किया था। तो यहाँ पर जो विषय है हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को यहाँ पर सम्मिलित किया था। जब इंडिया आजाद हुआ तब उस समय जो परिस्थितियां थी यहाँ की, वो भूमि सुधार को लेके काफी जागरूक थे लोग। तो उसी को ही यहाँ पर ध्यान में रखते हुए 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया था, क्योंकि कुछ जो केसेस थे वो लगातार कोर्ट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, यानी विवाद जो पैदा कर रहे थे यहाँ पर न्यायालय के थ्रू। संपत्ति को लेकर काफी विवाद था न्यायालय में। तो 9वीं अनुसूची को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए गवर्नमेंट ने बात की थी कि जो 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते अपने निर्णय के लिए। लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो 9वीं अनुसूची है उसका जो है मिसयूज ज्यादा हो रहा है, जो उसके यूजफुल जो फैक्ट थे उनको लेकर के लिए। लेकिन अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, या न्यायालय में उसको जो है हम उसकी अवमानना के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। अभी फिलहाल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर 9वीं अनुसूची को लेकर यहाँ पर ये है। 10वीं जो अनुसूची है हमारे पास वो यहाँ पर दल बदल कानून को लेकर है। इसको हमने यहाँ पर 52 अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर अपने संविधान में संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा था। और ये ईयर में हुआ था 1985 में। 1985 में हमने यहाँ पर दल बदल कानून को यहाँ पर सम्मिलित किया था 10वीं अनुसूची में। यहाँ पर जो दल बदल कानून है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कोई भी विधायक या कोई सांसद जो है निर्वाचित होकर पहुंचता है हमारे विधानसभा में और हमारी संसद में, तो यहाँ पर जो जिस पार्टी के थ्रू वो वहां पर पहुंचा है उसकी कुछ उत्तरदायित्व बनता है उस पार्टी को लेकर के लिए। तो अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है या उसकी जो सूचना है, जो उसकी जो उन्होंने उसको लेकर के लिए आज्ञा थी उसको नहीं पालन किया है, तो उसको जो है यहाँ पर दल बदल कानून को हम इम्प्लीमेंट करके उसकी यहाँ पर सदस्यता को निरस्त कर सकते हैं। यानी अगर किसी विधायक या सांसद पे यहाँ पर दल बदल कानून को लागू करते हैं तो वो अपनी सदस्यता यहाँ पर खो सकता है विधानसभा से या हमारे संसद से।
तो ये था यहाँ पर 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को लेकर। यदि हम बात करते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें पहले से ही यहाँ पर दल बदल कानून को लागू किया गया था, तो वो स्टेट था यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले से ही यहाँ पर दल बदल कानून को बनाया गया था। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर 10वीं अनुसूची को लेकर। 52 अमेंडमेंट के थ्रू हमने यह अपने संविधान में यहाँ पर सम्मिलित किया था और वो ईयर था यहाँ पर 1985। तो अब तक हमने 9 और 10 को यहाँ पर देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी 11वीं अनुसूची को। जो हमारे पास यहाँ पर 11वीं अनुसूची है, इसको हमने सम्मिलित किया था यहाँ पर 1993 में। 1993 में इसको सम्मिलित किया था और हमारे पास जो संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको यहाँ पर अपने जो हमारा संविधान संशोधन था यहाँ पर 53 संविधान संशोधन था, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर इसको अपने संविधान में सम्मिलित किया था। 53 हमारा अमेंडमेंट था। ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर जो विषय है वो है यहाँ पर पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित हम समझ सकते हैं अपने शासन का यहाँ पर विकेंद्रीकरण करना, यानी डिसेंट्रलाइजेशन अपने गवर्नमेंट को यहाँ पर करने की बात गवर्नमेंट ने की थी। यहाँ पर ये 3 माध्यम में दिखाई पड़ती है। एक तो यहाँ पर है जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो ये 3 माध्यम से हम यहाँ पर इसको पंचायती राज को हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जिसको डिवाइड किया है यहाँ पर 11वीं अनुसूचियों में इसको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को हमने यहाँ पर जोड़ा था 74वें अमेंडमेंट के थ्रू और 1993 में इसको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया था। और यहाँ पर जो विषय है वो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। जैसे हमारे नगर पालिका या नगर परिषद जो होती है वो हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में आती है शहरी क्षेत्रों में। तो इसको हमने यहाँ पर जोड़ा था 12वीं अनुसूची के थ्रू हमने इसको यहाँ पर 1993 में इसको यहाँ पर सम्मिलित किया था। तो इतना फैक्ट हमने जाना यहाँ पर अपने भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। और मूल संविधान में यहाँ पर कुल मिला के बात करते हैं तो 8 अनुसूचियों का वर्णन है। 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां हमने यहाँ पर बाद में इसको यहाँ पर जोड़ा था संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये पूरा था यहाँ पर जितने फैक्ट थे हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण के बारे में बात की है। आशा करते हैं आपको जो हमारी सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।